जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। ये 100 वगैरह की जो उनकी गिनती है वो अपने पास रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह हमेशा से खड़ी थी, हमेशा खड़ी रहेगी। मुझे तो यहाँ तक बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री मौर्य जी को डिसमिस करने वाले थे। वास्तव में सरकार से बड़ा संगठन तो होता ही है, संगठन ही सरकार बनाता है। कार्यकर्ताओं का सम्मान कहीं होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी कोई है तो भाजपा है। संगठन और सरकार मिलकर के ही हम आगे बढ़ाते हैं। वक्त ही साबित करेगा कि ये मिलीजुली नूरा कुश्ती है या फिर जानबूझकर किया गया प्रयास। पर यह सही है कि भाजपा की नाव डूबना शुरू हो गई। हमारे हिसाब से तो कहीं संगठन और सरकार में कोई तलवार नहीं खींची है, सब मिलके है, तभी तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना हुआ है। मैं मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। जो होता है घटनाक्रम रास्ता स्वयं दिखाता है। यूपी बीजेपी की सियासत में केशव के विधाता कौन हैं और क्या रच रहे हैं? 15 जुलाई को हुई यूपी बीजेपी कार्य समिति की मीटिंग के बाद आखिर कौन सी पॉलिटिकल पटकथा लिखी जा रही है? कार्यकर्ताओं का दर्द और केशव की पीड़ा क्या है? सवाल है, इस दर्द की दवा क्या है? कुर्सी या कुछ और? व्यक्ति विशेष की इस कड़ी में इन्हीं सवालों को केशव मौर्य की सियासत के जरिए समझेंगे। आखिरकार केशव मौर्य ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये क्यों कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है? इस बात को सभी जानते समझते हैं कि संगठन ही सरकार बनाता है। फिर आखिर क्या वजह रही कि केशव मौर्य को ये बयान देने की जरूरत आन पड़ी? क्या ये बयान जानबूझकर किसी मकसद से दिया गया? क्या इस बयान को योगी के लिए चुनौती माना जाए या हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने का प्रयास के तौर पर देखा जाए या किसी ऐसे बड़े पॉलिटिकल प्लान के तौर पर देखा जाए जिसे समझना सबके लिए आसान नहीं है? 15 जुलाई से यूपी में बीजेपी की सियासत का विश्लेषण योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य के रूप में किया जा रहा है। सवालों के केंद्र में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ हैं। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक भागदौड़ की तस्वीरें सामने आने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी में केशव मौर्य योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगे? क्या बीजेपी में केशव मौर्य की हैसियत वाकई योगी आदित्यनाथ से भी बड़ी हो गई है या सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब तभी समझ पाएंगे जब आप केशव मौर्य की सियासत को करीब से देखेंगे और फिर योगी की पॉलिटिक्स से उसकी तुलना करेंगे। योगी कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं। केशव मौर्य सिर्फ एक बार विधानसभा और एक बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। केशव वीएचपी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, वहीं योगी की पहचान आरएसएस के साये से अलग हिंदुत्व वाली राजनीति की रही है।
केशव मौर्य पहली बार 2012 में विधायक बने तो योगी आदित्यनाथ 1998 में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। ऐसे में सवाल है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए ज्यादा अहम हैं या योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ तो बाबा है। योगी आदित्यनाथ, उनकी छवि ऐसी बन गई है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी उनकी दम से बीजेपी है बनिस्बत उसके उल्टा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, खास तौर पे पिछड़े और अति पिछड़ों का कंसोलिडेशन। कुछ सियासी जानकार इस विवाद को योगी बनाम केशव के रूप में देख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही यूपी में पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर के आसपास की सीटें बचाने में सफल रहे। बीजेपी गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव सीटें जीतने में सफल रही। वहीं कौशाम्बी, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में बीजेपी को हार मिली। इन तीनों सीटों पर केशव प्रसाद मौर्य का असर माना जा रहा था। बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी के ओबीसी चेहरे के तौर पर पेश करती रही है, लेकिन इन चुनाव में मौर्य पार्टी को वो सफलता नहीं दिला पाए जिसकी उम्मीद बीजेपी को थी। उसी कौशाम्बी सीट में एक विधानसभा क्षेत्र है सिराथू, जहां से 2022 के विधानसभा चुनाव में भी केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा था। केशव अपना गढ़ तो नहीं बचा पाए, लेकिन मंच से कार्यकर्ताओं का दर्द बयान कर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और मंच से खुलकर अपनी बात रखते रहे हैं। केशव में ऐसा क्या है कि हार के बाद हार मिलने पर भी वो बीजेपी के लिए खास बने हुए हैं? इस क्रोनोलॉजी को जरा ध्यान से समझिए। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ साल 2012 में वो विधानसभा का चुनाव जीत पाए थे। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और बड़ी जीत हासिल की। इस सीट पर बीजेपी पहली बार जीत पाई थी। ये जीत इतनी अहम रही कि केशव प्रसाद मौर्य को जल्द ही यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। फिर हुआ 2017 का विधानसभा चुनाव। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने किसी को चेहरा नहीं बनाया। योगी भी फेस नहीं थे, लेकिन केशव को बिना चेहरा बनाए आगे किया गया था। इस चुनाव में जीत मिली और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। केशव प्रसाद मौर्य तब सीएम पद की रेस में भी थे। उन्हें उम्मीद भी थी। कहा जाता है कि शपथ लेने की तैयारी में थे, लेकिन कमान योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो भी ऐसा बड़ा प्लेयर होता है वो ये सोचता है कि भाई हमारा नंबर आना चाहिए। ये प्रदेश में के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अगर ये थे तो इनकी कोई बहुत बड़ी गुनाह नहीं है ऊपर से, लेकिन यहाँ से फिर भेजे गए योगी आदित्यनाथ। 2017 में सीएम की कुर्सी का सपना देखने वाले केशव प्रसाद मौर्य 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से हार गए। इस चुनावी हार के बाद माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ की सरकार में जगह नहीं मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम बनाए गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? विश्लेषक इसके पीछे अमित शाह की भूमिका मानते हैं। डिप्टी सीएम बनवाने में ये निश्चित तौर पे केशव जी जो है अमित शाह जी के नज़दीकी माने जाते हैं, और उनको जो प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था 2016 में, तो उसमें भी ये कहा गया था कि अमित जी के आशीर्वाद से ही, अमित जी के कारण ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य के पास पहले पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, लेकिन 2022 में केशव से ये मंत्रालय छिन गया। दोनों नेताओं के बीच मतभेद की एक वजह इसे भी बताया जाता है। वो तो मेन गद्दी चाहते हैं। वो उनका ये मानना है कि जो नेचुरली उनके पास आना चाहिए था, और अमूमन ऐसा होता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वही बनाया जाता है। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय छिन गया, और वो अब वो ये चाहते हैं कि इस पोजीशन में हो कि वो खुद मंत्रालय बांटे। शुरुआती दिनों में आरएसएस और बीएचपी से जुड़े रहे केशव मौर्य की ताकत उनकी जाती है। केशव आरएसएस बीजेपी का मौर्य चेहरा है और हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है
जिसमें गैर यादव ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की जाती रही है। बीजेपी पीएम मोदी की तरह केशव प्रसाद मौर्य की ओबीसी पहचान को खास तौर से बताती है। इसके पीछे का मकसद गैर यादव ओबीसी वोटरों को आकर्षित करना है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस जाति की पहचान अलग अलग नामों से है। मौर्य, मोराव, कुशवाहा, शाक्य, कोयरी, काछी और सैनी, ये सभी मिलाकर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में करीब 8.5% हैं। केशव जी का मौर्य का कद बढ़ा है और वो भी ओबीसी पिछड़े लोगों की राजनीति की वजह से उनके साथ काम करेंगे। केशव जी की ताकत अपनी है, लेकिन केशव जी कोई पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं ऐसा नहीं है और देश भर में तो कोई उनकी इस तरह की इमेज नहीं है कि वो पार्टी का कोई फायदा कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि जाति के समर्थन के दम पर ही मौका देखकर केशव मौर्य कभी कभी अपने तेवर दिखाते हैं। इस बात को 16 जून 2024 के इस ट्वीट से समझ सकते हैं, जिसमें लिखा था, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। इस पोस्ट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें केशव ने पीएम मोदी, बीजेपी के ट्विटर हैंडल को टैग किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को नहीं। यानी 2024 में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद केशव ने अपना पैंतरा बदल दिया और बिना नाम लिए निशाने पर योगी को लेना शुरू कर दिया। राजनीति में अवसर का बड़ा महत्व होता है और मुझे लगता है केशव जी को लगा होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, तो केशव जी को ये लगा होगा कि यही अवसर है कि 27 के पहले एक बार फिर से मोर्चा खोल के योगी जी को यदि हम बैक फुट पे लाएंगे तो फ्रंट पे आने का हमें अवसर मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के संगठन में नहीं हैं, हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जरूर हैं। इसीलिए जब उन्हें 15 जुलाई को बोलने का मौका मिला तो संगठन के बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बताया। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। केशव के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा गया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री न बन पाने की टीस भी है और ये भी जताना है कि जब केशव यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तो बीजेपी पहली बार यूपी में 312 सीटें जीत सकी। देखिए, ये फैक्ट है, चुनाव में पास्ट में इतिहास में अगर कभी भी कोई भी परफॉर्मेंस रही है, कम या ज़्यादा रही है, तो वो एक इतिहास बन जाता है, पार्टी के इतिहास में लिखा जाता है। कहते हैं कि जब घर टूटता है तो विरोधी भी मौके का फायदा उठाते हैं। यूपी बीजेपी में आंतरिक कलह की खबरों पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए एक ऑफर दिया। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, मॉनसून ऑफर, 100 लाओ, सरकार बनाओ। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने 19 जुलाई को इस ऑफर को ठुकराते हुए जवाब दिया, मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का इन पिछड़ी जातियों का नेता माना जाता है और ये भूमिका बनाई जा रही है कि अगर केशव मौर्य जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए तो शायद वो वोट वापस आ सकता है। योगी और केशव के बीच विवाद कितना गहरा है, इसे एक और तथ्य से समझ सकते हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए स्पेशल 30 टीम बनाई है, लेकिन योगी की इस टीम में ना तो केशव मौर्य हैं और ना ही ब्रजेश पाठक, यानी दोनों डिप्टी सीएम को दूर रखा गया है।
ओवरऑल ये जो चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे मैं कारण ये मानता हूँ कि मोनोटोनस स्टाइल ऑफ जो पॉलिटिक्स पिछले 10 सालों से बीजेपी की रही है, चाहे मतलब टॉप टू बॉटम अगर आप हायरार्की में देखें जो काम करने का तरीका था, जो मुद्दे थे, वहाँ पे कुछ एक चेंज की ज़रूरत है। ये एक छिपी हुई डिमांड है कार्यकर्ताओं की, जो कार्यकर्ता या बीजेपी के पदाधिकारी पकड़ नहीं पा रहे हैं। तमाम अप्स डाउन के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य के पास 7 साल से डिप्टी सीएम और कई मंत्रालयों का अनुभव है। यूपी में बीजेपी के वे बड़े पिछड़े चेहरे ही नहीं बल्कि जमीन से जुड़े भी हैं। लंबे समय बाद समाजवादी पार्टी की मदद से फिर ताकतवर हुए बाबू सिंह कुशवाहा के प्रभाव को कम करने में वे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर मौर्य, शाक्य, कुशवाहा और सैनी जाति के मतदाता पूरी तरह भरोसा कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी केशव के कद को बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ को नाराज करेगी, क्योंकि योगी जिस राजपूत समाज से आते हैं उसका असर पूरे देश में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश के 15 बड़े राज्यों में करीब 450 से 500 विधानसभा सीटों और 50 लोकसभा सीटों पर क्षत्रिय वोट असर डालते हैं। यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में राजपूतों की बड़ी आबादी है। राजपूत होने और हिंदुत्व की विचारधारा की वजह से ही न सिर्फ यूपी बल्कि अन्य राज्यों में भी योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं। जाहिर है योगी की भरपाई केशव से नहीं हो सकती। बहरहाल उनकी आगे की भूमिका भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द तय कर देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।